तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हमारा जो विषय है वो बड़ा संवेदनशील है। हमारा आज का जो विषय है वो है कोलिजियम, पारदर्शिता का मत या दखल का खत। संदर्भ यह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा एक पत्र लिखा गया है और इसमें जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की हिस्सेदारी की बात कही गई है। उसके अंतर्गत किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान में जजों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, जवाबदेही का अभाव है। सरकारी प्रतिनिधियों को कॉलेजियम का हिस्सा बनाए जाने से पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की कोशिश सरकार के द्वारा 2015 में की गई थी, संसद में बाकायदा एक कानून बनाकर। उसे एनजेएसी के नाम से जानते हैं। उस एनजेएसी को देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 सदस्यीय पीठ के माध्यम से खारिज कर दिया गया। तब से कहानी वहां की तहां है। पर इसके बाद में देश के कानून मंत्री के तौर पर जब से किरण रिजिजू आए हैं, वो सार्वजनिक मंचों से देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया के लिए अपनाए जा रहे 25 वर्षीय कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। वह लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब गलत चल रहा है। वो दलील देते हैं कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में जज की नियुक्ति नहीं करते हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश हो गया है यहां पर जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, जिनका मूलतः काम न्याय देना है, पर वो न्याय देने के स्थान पर नियुक्ति में ही अपना समय लगाते हैं। अब ये ताजा खत अपने आप में सवाल पैदा करता है। सवाल इसलिए पैदा करता है कि जिस व्यवस्था को देश की सर्वोच्च अदालत कानूनी रूप से अवैध ठहरा चुकी है, वो क्या कानून मंत्री के पत्र के आधार पर वैध हो जाएगी? अगर वाकई सरकार का अभिमत ऐसा है कि इसमें जवाबदेही का अभाव है, तो वो नए सिरे से कानून क्यों नहीं लाती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खत के आने के बाद जहन में उठ रहे हैं। तो इनका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस उत्तर को खोजने में मददगार बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में एहतिशाम हाशमी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विधि प्रकोष्ठ एआईसीसी के सदस्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही एसआर सिंह साहब हैं, जो हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुलरेज शेख से करते हैं और गुलरेज शेख जी से ही समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। क्या अब देश की कार्यपालिका न्यायपालिका को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए इस हद तक आतुर है कि जिस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय 5 सदस्यीय पीठ के माध्यम से अवैध ठहरा चुका है, उसे पत्र के माध्यम से वैध करा लेंगे? देश के कानून मंत्री देश के प्रधान न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखेंगे और उसके आधार पर व्यवस्था बदल जाएगी? वाकई गुलरेज शेख जी? नहीं, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो पहले कमीशन का सिस्टम आया था, वो कमीशन के सिस्टम में उसमें इसमें जो अभी पत्र लिखा है इसमें अंतर है। और अंतर क्या है? पहले ये था कि कमीशन के द्वारा सरकार नियुक्ति कर रही थी। अभी इस पत्र में क्या लिखा है, आप इस चीज को गौर से समझिए। इसमें केवल इतना लिखा है कि सरकार का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट के लिए केंद्र सरकार का नुमाइंदा और हाई कोर्ट के लिए राज्य सरकार का नुमाइंदा। इसमें कहीं ये डिस्कस अभी तक नहीं हुआ है कि उस नुमाइंदे के पावर क्या होंगे, वो नुमाइंदा वीटो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो नुमाइंदा केवल एक अभिमत देगा या दिशा निर्देश देगा। तो ये सब चीजें देखिए, लॉ मिनिस्टर का काम है कि लॉ को कितना स्मूथ कर सके, कितना रिफाइन कर सके। दुनिया की कोई भी प्रक्रिया, चाहे डेमोक्रेसी भी हो, तो 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। तो एक सुझाव दिया है और उस पर बातचीत चल रही है। बात कहां चल रही है साहब? कुल मिलाकर आपकी लगातार कोशिश चल रही है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की हिस्सेदारी हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं, चर्चा के आधार पर नाम तय करते हैं, सरकार को अनुशंसा भेज देते हैं, सरकार अनुमोदित कर देती है, आदेश जारी हो जाता है। सरकार ये चाहती है कि आप 5 लोग बैठकर फैसला ना करें, हम भी आपके साथ बैठे और उसके आधार पर नाम तय करें। तो गुलरेज शेख जी, ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है, जो आपके खिलाफ फैसले सुनाते हैं या आपके कामकाज की समीक्षा करते हैं, उन्हें आप ही नियुक्त करने के लिए इतने उतावले, इतने व्याकुल, इतने परेशान क्यों हैं? न हम उतावले हैं, न परेशान हैं, न हम व्याकुल हैं। लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होती है।
तो यदि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि किस प्रकार से निर्णय लिए जाए, तो मुझे लगता है उससे लोकतंत्र को और लाभ ही मिलेगा, इससे लोगों का विश्वास ही बढ़ेगा। और आप एक देखिए, एक मिनट रोकता हूं गुलरेश जी। ये कांग्रेस या विपक्ष के लोग सेना को लेकर कोई सवाल उठा देते हो तो आप तो पूरा आसमान धरती पर ला देते हैं। सेना पर सवाल उठाएंगे, इनकी हिम्मत, इनकी हिमाकत। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान्य न्यायाधीशों के द्वारा लिए जाने फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें जवाबदेही नहीं देख रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं देख रहे हैं। भाई ये फैसला ले कौन रहा है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, उसके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनके फैसले से आपको संतोष नहीं है, उनके निर्णय से आपकी सहमति नहीं है। चाहते क्या है आप? आपके दरवाजे में आकर ही सारे फैसले हों? नहीं मंशू जी, हमारी पूर्ण आस्था है सर्वोच्च न्यायालय में और हमारी जुडिशरी में, लेकिन हर जुडिशरी को, हर सरकार को, हर डेमोक्रेसी को, हर ब्यूरोक्रेसी को और भी रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है। तो जितना रिफाइनमेंट होता जाता है वो उतनी चीजें और भी रिफाइन अच्छी होती जाती है, तो उसका एक कोशिश है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको, जो पहले वाला जो कमीशन था, लॉ कमीशन वाला जो था नियुक्ति के लिए, उसमें इसमें फर्क है। आप ये समझिए कि नुमाइंदे की बात है, अभी कोई बात नहीं हुई है कि उस नुमाइंदे की शक्तियां क्या होंगी, कितने नुमाइंदे होंगे, वीटो होगा कि नहीं होगा, केवल एक नुमाइंदा कम से कम ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन ये एक सुझाव दिया गया है। ये सुझाव दिया गया। गुलरेश जी बार बार कह रहे हैं नुमाइंदे की बात कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे नुमाइंदे को। पर हमारे साथ में एहतेशाम हाशमी जी हैं, वो शायद समझ पा रहे हो गुलरेश जी क्या कह रहे हैं। तो एहतेशाम हाशमी जी आप ही समझाओ गुलरेश जी क्या कह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और हमसे ज्यादा लर्नेड हमारे सीनियर एसआर सिंह साहब, जो कि रिटायर्ड जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हैं। उनके सामने मेरा बोलना कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे सूरज को दिया दिखाना, लेकिन मुझे मौका दिया है आपने तो मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। गवर्नमेंट के पास जहां जहां पावर है अपॉइंटमेंट करने के, जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अपॉइंट करते हैं, उसमें देखिए ये 24 घंटे के अंदर फैसला ले लेते हैं किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है जी। तो जहां जहां गवर्नमेंट को हमने जिम्मेदारी दी है वहां पे गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट पॉलिसी बहुत ही ज्यादा करप्ट, इलीगल और अनजस्टिफाइड रही है जी। ये बात मैं एज ए लॉयर कहना चाह रहा हूं। आप देखिए, उसी सिलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्ट होके जो जज आते हैं, जो भाजपा के आइडियोलॉजी के हिसाब से फैसला देते हैं, उन्हें संसद भवन भेज दिया जाता है, उन्हें ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो जब इस प्रोसेस से भाजपा को इतनी प्रॉब्लम है, तो उसी प्रोसेस के द्वारा चुने हुए जजेस को ये लोग फिर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट क्यों दे रहे हैं? इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बाबरी मस्जिद का जब केस डिसाइड हुआ, तब बीजेपी के हमारे भाइयों ने बहुत तालियां बजाई और जजेस को प्रेस किया। लेकिन जब कोई ऑनरेबल जज ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सरकार के खिलाफ कोई फैसला देता है, तभी अपना रोना रोते हैं कि भाई ये सिलेक्शन प्रोसेस गलत है और गवर्नमेंट को भी रोल होना चाहिए। हिमांशु जी, हाथ जोड़ के मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारे सीनियर जज साहब भी यहां पे बैठे हैं, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक लीगल मैक्सिम है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 60-70% मामलों में सरकार अपोजिट पार्टी या पिटिशनर या अपीलेंट या रेस्पोंडेंट होती है। तो अगर सरकार को ही ये पावर दे दिया जाएगा, तो फिर मतलब आप ये बताइए कि जो उसकी लीगल सेंटिटी है ऑर्डर की, वो क्या रहेगी? आप इस बात से भी इत्तेफाक रहेंगे। जस्ट 1 मिनट लूंगा, आपका 30 सेकंड लूंगा बस मैं। बीजेपी की सरकार जहां जहां आती है, ये सारी जगह अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल अपने अपॉइंट करती है। उनका कोई एग्जामिनेशन, उनकी कोई रिटर्न क्वालिफिकेशन नहीं तय करती। तो जब इनके खुद के हाथ काले हैं, तो ये दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये बात सही नहीं। पर हाशमी जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, इसमें पिछले कुछ दशक में जो अनुभव आया है, उससे गुलरेश शेख जी की बात को बल तो मिलता है? या अंकल जज वाला जो सिस्टम चला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हाईकोर्ट जज के बेटे भतीजे वो हाईकोर्ट जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जिसके पिताजी हाईकोर्ट जज हो गए वो बन जाएंगे, एक सिलसिला चला आ रहा है लगातार। आप देखिए, अगर हम अपने जजेस के संदर्भ में उनका वंश वृक्ष बनाएं तो पता चलेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में इनके पिताजी जज थे, ये हाई कोर्ट में जज है, इनके चाचा जी वहां थे, ये यहां पर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय से इस प्रक्रिया के तहत जिस भाई भतीजावाद के खिलाफ हम लड़ने की बात करते हैं,
हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं उस रोग से ग्रसित हो गई हैं? हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मतलब ये एक बहुत दर्द भरा सवाल है मेरे लिए भी। आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी होता है कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं, पत्रकार हैं, ये मेहनत से ही कहीं पे पहुंचते हैं। जैसे आप इस चैनल में हैं, आप चैनल को हेड कर रहे हैं, तो आप अपनी काबिलियत के बल पे आए हैं। लेकिन जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेवरेबल रवैया भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में जो संविधान अलाउ करता है कि जो भी सीनियर एडवोकेट है या एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के लिए। लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल कैसे अपॉइंट होते हैं? वो सरकार अपॉइंट करती है। तो सरकार, आप जानते हैं कि ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो सबसे ऊपर के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जी। आप देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग 70% जजेस में, लेकिन वहीं आप दलितों की संख्या देखिए, सिख भाई बहनों की संख्या देखिए या मुस्लिम्स की संख्या देखिए, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 1-2% में आप गिन सकते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी हम कितनी भी कोशिश कर लें वो फेयर नहीं हो पाएगी। वो फेयर नहीं हो पाएगी, हाशमी जी का कहना है। मेरे साथ में जस्टिस एतहार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनसे दो सवाल है। पहला तो देश के कानून मंत्री के इस पत्र को आप कितना जायज या नाजायज मानते हैं, पहला। और दूसरा, सरकार बार बार कह रही है जो है वो ठीक नहीं है, इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है सिंह साहब? देखिए, जायज नाजायज का प्रश्न नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था से ही काम हो सकता है जी। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट का बनने के पहले उसमें संविधान 129 में ये लिखा। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि लेटर के माध्यम से नहीं हो सकता ये जी। उसके लिए जो उन्होंने लेटर में लिखा उसी प्रकार का संशोधन संविधान में कर दे तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंह साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। सिंह साहब का कहना है कि क्या पत्र के माध्यम से प्रक्रिया में बदलाव संभव है? तो गुलरेज शेख, वापस आपके पास आता हूं। कोशिश क्या है कार्यपालिका की? क्या देश में यह स्थापित करना कि जो जजों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं वो सही लोग नहीं है? क्या देश की सरकार देश की जनता को यह बताने की कोशिश कर रही है? देश के कानून मंत्री सार्वजनिक मंचों से और इस प्रकार के पत्र के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इसका नतीजा देश के न्यायालयों के प्रति लोगों का विश्वास घटेगा? इस खतरे को आप महसूस नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा है कि इसमें जी गुलरेज जी। देखिए, सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि न्यायालय के प्रति लोगों का जो सम्मान है, उसका भरोसा है, वो और भी बढ़े, और इसीलिए एक संवाद होना चाहिए। वो संवाद चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कानून मंत्री और न्यायाधीशों के बीच में संवाद नहीं होना चाहिए, संवादहीनता होनी चाहिए? तो जब माफ कीजिएगा गुलरेज शेख जी, संवाद होना चाहिए, लेकिन क्या वो सड़क पर होना चाहिए? क्या हम अपने घर की बातें चौराहे पर आकर करेंगे? इसको लोग फजीहत के तौर पर देखते हैं। देश के सम्माननीय कानून मंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश क्या एक कमरे में बैठकर परस्पर संवाद के माध्यम से समाधान तक नहीं पहुंच सकते? क्या यह जरूरी हो गया है कि देश के प्रधान न्यायाधीश एक मंच से सरकार पर सवाल उठाएं, देश के कानून मंत्री अलग मंच से देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाएं, और फिर इस पत्र के सार्वजनिक करके यह बताया जाए कि देखो कितना गलत चल रहा है? कुल मिलाकर इस देश के लोकतंत्र जिन खंभों पर स्थापित है, वो खंभे एक दूसरे को इतना कमजोर बताने के लिए आतुर क्यों हैं गुलरेज शेख जी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं। इसके उलट चीज है। देखिए, चाहे न्यायपालिका हो या विधायिका हो, दोनों ही एक्सचेकर जो है, टैक्स पेयर है, आपके और मेरे जैसा, उसके पैसे पर ही चलती है। तो हमारे टैक्स के मनी से, एक आम नागरिक के टैक्स के मनी से दोनों चलती है, चाहे न्यायपालिका या विधायिका। तो दोनों का के बीच में क्या संवाद हो रहा है, यदि उस एक्सचेकर को जो पे कर रहा है उस संवाद के होने के लिए उसको मालूम हो, तो वो डेमोक्रेटिक। और विधायिका और न्यायपालिका में क्या संवाद हो रहा है? संवाद तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में हो रहा है।
सरकार और न्यायपालिका के संदर्भ में बात हो रही है। मैं कहता हूं कि तीनों के बीच में, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, इनके बीच में जितना भी संवाद होता है ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि तीनों चलते हैं पब्लिक के पैसे से जी। कोई अपनी जेब से नहीं चलता है। तो आप मानते हैं कि इस संवाद से लोगों का इस देश के न्यायाधीशों के प्रति सम्मान बढ़ रहा है? अगर देश के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि ये जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, इस जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जवाबदेही नहीं है, तो ये जानकर लोगों का उन न्यायाधीशों के प्रति सम्मान, आस्था, भरोसा, विश्वास बढ़ जा रहा है। ऐसा ही है गुलरी जी? इससे जनता को ये लग रहा है कि हमारे जो तीनों स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो तीनों संवादहीन नहीं है, वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, और संवाद इसीलिए करते हैं कि ये लोकतंत्र। वाह गुलरी जी, आपकी दलील पे कौन फिदा ना हो जाए, मतलब कमाल की दलील है। मैं जानना चाहता हूं हाशमी साहब इस दलील से कितने सहमत हैं। तो हाशमी साहब, गुलरी शेख जी ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता, ये जो कुछ चल रहा है इससे जनता का भरोसा न्यायिक व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, संसदीय व्यवस्था पर बढ़ रहा है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। वाकई ऐसा है। तीनों पक्ष एक दूसरे के कपड़े खोलने के लिए इतने व्याकुल हैं, इससे लोगों को पता चल रहा है कि कौन कितना खूबसूरत है। क्या कहते हैं हाशमी साहब? बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे, और सारा देश बीजेपी की कार्य प्रणाली को देख रहा है। आज मैं आपसे एक लॉयर के नाते नहीं, एक सिर्फ आम हिंदुस्तानी के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान का गौरव है, और हमारे लॉ मिनिस्टर भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ऑनरेबल जजेस। लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का माहौल उड़ाना मुझे लगता है ये एक शर्मनाक हरकत है। और पर हाशमी साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार के पास विकल्प भी क्या बचा है? भाई, सरकार ने संसदीय व्यवस्था के तहत एक कानून बनाया, अपने संदर्भ में बने हुए कानून को अदालत ने खुद सुनवाई करके निपटा दिया, ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद में चुनी हुई सरकार के नुमाइंदों के पास विकल्प क्या है? अपने चुने हुए लोगों को ये बताने के लिए कि देखो चल क्या रहा है। हमने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत एक बड़ा वर्ग ऐसा महसूस करता है कि जिस नेपोटिज्म को लेकर हम बाकी जगह पे शिकायत करते हैं, उसका सही मिसाल तो इस जज की नियुक्ति प्रक्रिया में है। तो अगर किरण रिजिजू हर तरफ से असफल होने के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में बात करके जनता का मानस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं मानते इसके लिए न्यायपालिका ही जिम्मेदार है, जिसने अपने संदर्भ में ऐसा कवच लगाना चाहा कि कोई भेद ना सके? जी, हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का विधि मंत्री, कानून मंत्री अगर अपने आप में इतना असहाय है, इतना हेल्पलेस है, तो मुझे लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए और किसी कॉम्पिटेंट इंसान को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का एक्सपर्ट हो, उसको लॉ मिनिस्टर की कमान सौंपनी चाहिए। चलिए, आपने किरण रिजिजू को तो खारिज कर दिया, देश के सम्मान्य उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कहेंगे? आपके सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी रहे हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनका भी अभी 4 दिन पहले एक बयान था, उसमें उन्होंने केशवानंद भारती केस को ही खारिज कर दिया उसके निर्णय के संदर्भ में। तो किरण रिजिजू अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं जो इन कोशिशों के साथ खड़े हैं। आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल धाकड़ जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने ये सवाल जब वो लॉयर थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, तब क्यों नहीं उठाया? उन्हें क्या सिर्फ जब बीजेपी ने ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद दिया तभी उनको ये चीज रियलाइज हुई कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ये अनफेयर है? क्यों ना जैसे लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, वैसे ही कुछ प्रोसेस लाई जाए। लेकिन प्रोसेस गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी पार्टी हर मुद्दों पे विफल हो चुकी, उनके हाथ में कमान सौंप दे के वो जजेस कैसे अपॉइंट होंगे? फिर तो अगर बीजेपी के हाथ में कमान आ गई जजेस को अपॉइंट करने की, तो मुझे इस बात में कोई भी हमें दो राय नहीं रखनी चाहिए कि जितने भी हाई कोर्ट है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जज बन के बैठेंगे। ये तो हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि देश की न्यायपालिका की कमान, तो एक पार्टी विषय से जुड़े हुए लोगों का न्यायपालिका पे कब्जा हो जाए, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये हाशमी जी का कहना है। मैं वापस सिंह साहब के पास आना चाहता हूँ। सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, 2 किस्म के तर्क हमारे बीच में है। गुलरी शेख जी कह रहे हैं क्या संवाद नहीं होना चाहिए, क्या बात नहीं होनी चाहिए? एक तरफ हाशमी साहब हैं जिनका कहना है कि एक पार्टी विशेष, एक विचार विशेष के लोगों को अदालतों पर कब्जा करने के लिए सारी मुहिम चल रही है। आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो कुछ चल रहा है, इससे लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था
दोनों मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? इस संदर्भ में आप जैसा विधि विशेषज्ञ क्या मानता है? मैं ये मानता हूँ कि जो डिबेट हो रहा है, जी, जो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कोई एक दल विशेष का कब्जा जुडिशरी पर हो जाए, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जी, लेकिन अगर कोई खामी है, लेकिन जो बात से बताया ना कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जी, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया, जी, ये भी ये अपने आप में गलत है। जिसको अपॉइंट करने का पावर है उसको पावर इम्प्लिसिट है कि ना पाए अपॉइंट करे, रिफ्यूज कर दे। तो पहले रिकमेंडेशन था, जी, पहले कंसल्टेशन था, बाद में रिकमेंडेशन था, उसमें जुडिशियल जजमेंट हो गया। अगर एक बार वो वापस करते हैं दोबारा करेंगे तो उनको बाध्य होगा मानना। जी, ये तो एक कंपल्सन हो गया ना। हम कहते हैं कि उनके पास भी विवेक होता है, उनके तमाम सोर्सेस हैं जी, पता लगाने के लिए। कोई आफ्टर ऑल जजेस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, जी, वो भी मिस्टेक हो सकती है, कहीं गलती हो सकती है। तो ये होना चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया है लेटर से नहीं होगा, उसके लिए संविधान में अप्रोप्रिएट संशोधन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो कुल मिला के अजहर सिंह साहब का कहना है कि जो वर्तमान प्रक्रिया उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन वो सुधार किसी के खत लिखने मात्र से नहीं हो जाएगा, उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है हमारे दर्शकों के लिए समझने की, वो ये है कि जिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात 2015 में की गई थी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सरकार अपने 2 आदमी लाके बिठा देगी और वो जज अपॉइंट कर देंगे। चाहा उसमें यह गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इस कमीशन की अध्यक्षता करें, 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी उस कमीशन का हिस्सा हों, पर इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता की मौजूदगी में देश के 2 अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए सम्मानित लोगों को भी इस कमीशन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ज्यादा जवाबदेही के साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया हो सके। अगर वो विचार उस समय पर फलीभूत नहीं हुआ है तो नए स्वरूप में लाने की कोशिश संसद के माध्यम से होनी चाहिए, ना कि खत के माध्यम से। इस विचार के साथ में यह चर्चा अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। देखिए, देश की सत्ता पर काबिज लोग क्या इस दृष्टिकोण के साथ कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे लोगों का व्यवस्था इन तीनों स्तंभों के प्रति, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रति पड़े। एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक दीर्घकालिक दृष्टि से काम कर रही सरकार से ऐसे कदमों की अपेक्षा देश को रहती है। देखिए, इस मसले का कोई सम्मानजनक समाधान आने वाले समय में देश को मिलता है या नहीं। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद इस नाजुक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि भूले से कहा मान भी लेते हैं किसी का, भूले से कहा मान भी लेते हैं किसी का, हर बात में तकरार की आदत अच्छी नहीं। बेखुद देहलवी ने जो ये बात कही थी, ये आम लोगों के लिए कही थी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि देश की सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों पर भी उनका शेर इतना मुफीद है। बात चाहे सत्ता में बैठे हुए मंत्री की हो या जज की कुर्सी पर बैठे हुए माननीय न्यायाधीशों की, दोनों पर यह शेर मुफीद है। उम्मीद है दोनों पर तकरार छोड़कर कुछ तकरीर करेंगे और तकरीर के माध्यम से नतीजे तक पहुंचेंगे। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।